आज हम बात करेंगे अथॉरिटी। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से डायरेक्ट जब परचेज होती है तो उस केस में हमें किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, लाइक हम डीडीए, एक एग्जांपल लेंगे डीडीए का। ठीक है, दिल्ली में डीडीए आती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ना थोड़ा प्रोसेस समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है और उसके पीछे कारण क्या है वैसा प्रोसेस अपनाने के पीछे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टियां बेचती है या लकी ड्रॉ के थ्रू, या तो ऑक्शन के थ्रू या लकी ड्रॉ के थ्रू। ठीक है, ऑक्शन में कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टियां जो बच जाते हैं, प्लॉट वगैरह उस तरह के, या जो सरेंडर हो जाते हैं उनको बेचा जाता है। और जब फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बेची जाती है, कोई फ्लैट बेचे जाते हैं या प्लॉट बेचे जाते हैं, उनका लकी ड्रॉ निकलता है। क्या निकलता है? लकी ड्रॉ। यानी कि पहले डीडीए जो है वो एप्लीकेशन लेता है कि कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं जो डीडीए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे उसने एक ब्रोशर बनाया कि हमारे पास, जैसे नरेला में अभी फ्लैट बन रहे हैं डीडीए के, या पीछे वसंत कुंज में फ्लैट बने थे, रोहिणी में, इधर सेक्टर 35-36 में फ्लैट बने थे। तो डीडीए ने बताया जी हमारे पास यहाँ 400 फ्लैट हैं, 1000 फ्लैट हैं, 2000 फ्लैट है, कोई भी XYZ फिगर, और उन फ्लैटों को खरीदने वाले इच्छुक जो लोग हैं वो हम अप्लाई करें। ठीक है, तो डीडीए का फ्लैट के लिए फॉर्म भर दिया, बोल सुना होगा ना तुमने, तो फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद वो पार्टियां बहुत सारे फॉर्म लगाएंगे। अब उनमें से मान लो फ्लैट है 500 और फॉर्म आ गए 5000, तो किसको कैसे दें? तो लकी ड्रॉ के थ्रू निकलता है सिस्टम। अब लकी ड्रॉ का प्रोसेस क्यों अपनाया? लकी ड्रॉ का प्रोसेस क्यों अपनाया? भाई जो पहले 500 आए उनको दे दो, और वो फेयर नहीं रहेगा। हाँ, फेयर डीलिंग नहीं रहेगी। पहले 500 में ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पहले 500 आए थे? क्या पता वो 500 जो है वो डीडीए के लोग घपलेबाजी करके और एडवांस में ही एप्लीकेशन लेके और रख के बैठे हो, जैसे ही खुले और टक से अप्लाई कर दें। तो इन चीजों से बचने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, और जितनी कम से कम धांधलेबाजी हो, या प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, डीडीए की प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया है कोई भी अथॉरिटी की, उसको पारदर्शी बनाने के लिए लकी ड्रॉ का सिस्टम था। भाई जितनी एप्लीकेशन आई, लकी ड्रॉ में पर्चियां निकाली, ये इसका नाम निकल गया, इसका नाम निकल गया, इसका नाम निकल गया। आजकल वो लकी ड्रॉ कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, लकी ड्रॉ आपने जनरली सुना होगा कि पर्चियों में एक बाउल में नाम डाले हुए हैं और निकाल निकाल के पढ़ रहे हैं। बट जब बड़े स्केल पे होता है तो आजकल वो, जैसे डीडीए वगैरह के सिस्टम में, या हरियाणा में भी या यूपी में भी, वो कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम लकी ड्रॉ में। क्लियर? क्लियर है ना? क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। पारदर्शी क्यों रखनी है? अब मान लो मानवी को रिक्वायरमेंट है फ्लैट की, ठीक है, और बालकृष्ण जी के पास पैसे ज्यादा हैं, तो मानवी एक ही फ्लैट खरीदने की उम्मीद रखती है, कहीं से फाइनेंस करवा के किसी तरीके से उसको अपना घर चाहिए कि, और बालकृष्ण जी के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं। 20 लाख का फ्लैट मानवी खरीदना चाहती है और बालकृष्ण जी के पास 20-30-50 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो बालकृष्ण जी क्या करेंगे? 50 करोड़ के फ्लैट खरीद डालेंगे। तो जो जरूरतमंद है उसको फ्लैट मिलेगा ही नहीं। जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास पहुंच होगी, वही खरीद लेगा बस।
क्योंकि उसने फर्दर ट्रेड करना है। तो जो असली औचित्य है, जो इसके पीछे मोटिव है डीडीए का, वही डिफीट हो जाएगा। बेसिकली घर जो डीडीए देना चाह रहा है लोगों को बसाने के लिए, लोगों को घर का सपना पूरा करने के लिए, वो पूंजीपति या जो समृद्ध लोग हैं उसको अपना बिजनेस बना लेंगे। तो उस बिजनेस की एक्टिविटी से बचने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि जो जरूरतमंद है उनको घर मिल सके। नहीं, वो एफिडेविट वगैरह लिए जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट नहीं देखे जाते, एफिडेविट लिए जाते, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे चलता है। छोटी मोटी वेरिफिकेशन भी होती होगी, वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसेस, छोटी मोटी होती होगी वेरिफिकेशन, बट आइडियल सिचुएशन में आपसे एफिडेविट लिया जाता है कि मेरे पास पहले कोई घर नहीं है, मेरे या मेरे पति के, माँ बाप के पास हो सकता है, स्पाउस में किसी के पास किसी के नाम से घर नहीं है, मकान नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हस्बैंड के नाम पे कोई मकान रजिस्ट्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस परिवार में घर नहीं है, एक परिवार में एक ही घर की जरूरत है, उस तरीके से चलते हैं। हाँ, माँ बाप के पास घर है, बच्चा अपना खरीदना चाहता है, यस कर सकता है, पर हस्बैंड वाइफ का सिस्टम नहीं हो सकता जब तक वो साथ में है। अलग होने के बाद जो मर्जी करो, ठीक है। अब सबसे पहले लकी ड्रॉ निकल गया। लकी ड्रॉ के बाद डीडीए आपको क्या भेजेगा? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, अलॉटमेंट लेटर पहले और डिमांड लेटर बाद में। तो सबसे पहले आपको कंफर्मेशन देगा कि आपके नाम पे फला फ्लैट नंबर, फला मकान नंबर या प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया गया है इस जगह पे, कितने गज का है उसकी डिटेल होंगी इसमें, कितनी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन होंगी प्रॉपर, सेक्टर कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, अगर मान लो फ्लैट का है तो वो डिटेल दे दी जाएंगी उसकी पूरी पेमाइश के साथ, और उसके साथ डिमांड लेटर भेज दिया जाएगा कि आपके नाम पे अलॉटमेंट हो गई है हमारी तरफ से, आपने अप्लाई किया था फ्लैट के लिए या प्लॉट के लिए, आपको हमने अलॉटमेंट दे दी है और इसकी अलॉटमेंट के एवज में इतने रुपए आपको जमा करने हैं। डिमांड लेटर क्लियर है? क्लियर है ना? तो अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ डिमांड लेटर। हम इस डिमांड लेटर पे जब लोन के पर्पज से हम बात करें तो डिमांड लेटर पे ज्यादा फोकस नहीं करते, हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर की। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है अलॉटमेंट लेटर आएगा इन केस ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर्टीज लाइक डीडीए, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जब पार्टी पेमेंट कर देगी, मान लो मानवी के नाम पे फ्लैट निकला, मानवी ने एज पर द डिमांड डीडीए को पेमेंट कर दी, जितने का वो फ्लैट था उसकी पूरी पेमेंट कर दी। तो जब डीडीए को पेमेंट पूरी चली जाएगी तो सबसे पहले डीडीए क्या इशू करेगा? इसको हिंदी में बोलते हैं आवंटन पत्र, ठीक है। तो जैसे ही आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी, अलॉटमेंट के बाद आप पेमेंट कर देंगे तो डीडीए आपको उस प्रॉपर्टी का फिजिकल कब्जा दे देगा कि लो जी प्रॉपर्टी आपकी हुई, आप आके इसमें रहो, इसमें तैयार करो, उसको जिस तरह अपने तरीके से जहां अलमारी वगैरह बनवानी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है वो करिए, कब्जा दे देगा आपको, ठीक है, कब्जा मिल गया जी। पैरेलली अब ये अलॉटमेंट किस बेसिस पे हुई है? पहले काफी टाइम पहले तक सारी अलॉटमेंट लीज होल्ड बेसिस होती थी,
पहले फ्री होल्ड बेसिस नहीं होती थी, आज की डेट में सारी अलॉटमेंट्स फ्री होल्ड बेसिस होती हैं। ठीक है, तो पहले का ही सिस्टम, क्यों हमारे पास जनरली पुराने भी आएंगे लोन तो नए भी आएंगे, तो हम उसी तरीके से चलते हैं कि पहले के हिसाब से, तो जैसे पहले होता था। ठीक है, तो पुराने, इसके बाद क्या होगा, लीज होल्ड बेसिस अगर मान लो अलॉटमेंट हुई है तो अब डीडीए तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूट करेगा लीज डीड। ठीक है जी, तो लीज डीड देगा। अब ये लीज डीड वो वाली लीज डीड नहीं होती जो 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ना, ये 99 ईयर के लिए होती है। ठीक है जी, मालिक अभी भी डीडीए ही है, लेकिन आपको 100 साल तक के लिए वन टाइम पेमेंट आपसे ले ली, प्लस एनुअल रेंटल भी होता है, एनुअल होता है, बट वो 100, 200, 500 मतलब कुछ उस तरीके का होता है, बहुत मेजर नहीं होता, डिपेंड ऑन लोकेशन वाइज, और जो इनके एरिया डिवाइड होते हैं कि भाई किस कैटेगरी में है, कैटेगरी वाइज कि जैसे। अच्छा एक चीज और, फ्लैट्स में आपने सुना होगा जनता फ्लैट, सुने होगा नाम, कि जनता फ्लैट है, LIG है, MIG है, HIG है, सुना है ना कभी? नहीं सुना? तूने सुना है? तभी सुनो। तो जनता फ्लैट बेसिकली जो जनरली सबसे गरीब लोगों को दिया जाता है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, बहुत सस्ते, तो छोटे एरिया होता है वो, मतलब उनका एरिया भी काफी छोटा होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं LIG, लो इनकम ग्रुप। फिर MIG, मिडिल इनकम ग्रुप। HIG, हाई इनकम ग्रुप। आजकल सुपर HIG बन गए। सुपर HIG, और जो और ज्यादा अमीर लोग लग। ठीक है, तो इनकम ग्रुप के हिसाब से पहले फ्लैट्स डिवाइड होते थे कि भी जनरली, और दूसरा तरीका समझाऊं आपको, तो LIG जनरली, LIG का सिस्टम होता था एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, किचन, बाथरूम, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम। क्लियर? MIG 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, बाथरूम। LIG मतलब एक बेडरूम फ्लैट 1 BHK। एक ये शब्द काफी सुनने में मिलता होगा, पढ़ते होगे, BHK। BHK की फुल फॉर्म बेडरूम, हॉल एंड किचन। 1 BHK मतलब 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन। ठीक है, 2 BHK मतलब 2 बेडरूम, 1 हॉल एंड किचन। ठीक है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, इस तरीके से आजकल जो बिल्डर्स देते हैं। जब बिल्डर समझाऊंगा तो आपको इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो LIG 1 रूम, 1 हॉल एंड किचन। MIG 2 बेडरूम, 1 हॉल एंड किचन, प्लस बाथरूम तो है ही। HIG 3 बेडरूम, 1 हॉल, किचन एंड बाथरूम। ठीक है, सुपर HIG
3 और 4 बेडरूम के साथ साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी, जहां सुपर एसएजी बोल रहा था अभी, साथ में एक सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाए। मतलब वो इस लेवल के अमीर हैं कि वो नौकर भी रख सकते हैं, परमानेंट नौकर घर में। ठीक है जी। अब ये लीज हो गई। अब मान लो किसी पार्टी के पास यहां तक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो लोन लेना चाहता है, तो यहां पे जब भी लोन लेने के लिए आएगा, मान लो मानवी के हम डिस्कस कर रहे थे, तो मानवी अगर मान लो लोन लेने आती है यहां पे, तो उसको डीडीए से परमिशन टू मॉर्गेज चाहिए होगी। पीटीएम बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। परमिशन टू मॉर्गेज, कुछ लोग मॉर्गेज परमिशन भी बोल देते हैं। मॉर्गेज परमिशन मतलब क्योंकि मालिक डीडीए है और आपको उस प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, बेशक से आप 99 साल के लिए मालिक हैं उसके प्रॉपर्टी के, लेकिन ओरिजिनल मालिक डीडीए ही रहेगा। तो इस केस में अगर लीज पे प्रॉपर्टी रहते हुए अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आपको मॉर्गेज परमिशन चाहिए, मैंडेटरी है। ओरिजिनल मालिक का कंसेंट चाहिए कि आप लोन ले सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि आप इसमें नॉमिनल सा कुछ रेंटल जाता है, एवरी ईयर एनुअल रेंटल जाता है। ठीक है। अब मानवी ने 50 साल तक वो रेंटल भरा ही नहीं, और 50 साल के बाद जो है मानवी लोन लेने के लिए जा रही है, तो उसको परमिशन चाहिए डीडीए से। जैसे ही वो अप्लाई करेगी, डीडीए कहेगा भाई पहले तेरे ड्यूज पड़े हैं वापस जमा कर, नहीं तो मॉर्गेज परमिशन नहीं दूंगा। तो काइंड ऑफ मॉर्गेज परमिशन एक तरीके का ये सर्टिफिकेट होता है कि उसमें जो ओरिजिनल ओनर है उसके कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। नंबर 1 ड्यूज पेंडिंग नहीं है, नंबर 2 उसको ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ड्यूज और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही होता है मॉर्गेज परमिशन। ठीक है। अब मान लो यहां पे मानवी नहीं लेने जाती लोन, तो आगे अब मानवी चाहती है इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, किरण को बेचना चाहती है। अब बेचने के लिए भी इसकी परमिशन चाहिए। ठीक है। अगर मानवी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है तो किसकी परमिशन चाहिए? डीडीए की। अब डीडीए की परमिशन लेने में डीडीए के पास जाती है मानवी, डीडीए कहता है अगर आप बेचना चाहते हो आप इसको फ्री होल्ड करवाओ और बेच दो, हम तो अलाउ नहीं कर रहे, हमने आपको रहने के लिए दिया है। ये कोई बात थोड़ी ना कि आज प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे आप बेच के निकल जाओगे। प्रोसीजर है, अप्लाई करो, फ्री होल्ड हो जाएगी। कुछ पेमेंट, हाँ कुछ पेमेंट हो जाएगी, कन्वर्जन चार्जेस होंगे, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्जन चार्जेस होते हैं। तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ? कुछ भी नहीं कर सकते। बेचने में बेच तो पहले भी सकते हैं। और कुछ लोग जैसे कई सारे जैसे आप देखोगे, अब मानवी को पता ही नहीं है या मानवी डीडीए को अप्रोच नहीं करना चाहती, तो ये क्या यहाँ से अगर मान लो बिना डीडीए की परमिशन के आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे? पावर दे सकते हो, जीपीए ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर अगेन वही बात है, 2011 के बाद हम लोग जीपीए ट्रांजैक्शन वाली प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देते, ये याद रखना। बट पुराने टाइम पे होता था ऐसे, इन्होंने डीडीए को अप्रोच नहीं किया, फ्री होल्ड करवाया नहीं, आगे बेच दिया। अब मान लो जीपीए की ट्रांजैक्शन होगी किरण के नाम पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब किरण आगे और बेचना चाहती है, या किरण को पता चला कि यार लीज की प्रॉपर्टी पे तो एक मतलब जो मैंने खरीदी है लीज की प्रॉपर्टी, वो मैंने 20 लाख की खरीदी है या 30 लाख की खरीदी है, XYZ। एक मान लो आपने 20 की खरीदी थी, आपने 30 की बेच दी, 10 लाख रुपए का आपको मुनाफा हो गया। अब किरण को पता चला खरीदने के बाद, अगर मैं इसको फ्री होल्ड करवा दूं
मेरे 2 लाख रुपया खर्चा है और मुझे इसके 50 लाख मिल सकते हैं, क्योंकि फ्री होल्ड होते ही उसके रेट ज्यादा हो जाते हैं, फ्री हो जाता है ना, डीडी का ऑब्जेक्शन खत्म, बार बार डीडी को अप्रोच करना खत्म। तो मैडम ने क्या करा, अप्लाई किया फ्री होल्ड के लिए, फ्री होल्ड अप्लाई हुआ और फ्री होल्ड होके आ गई। ठीक है, तो फ्री होल्ड के केस में वो डीडीए को अप्लाई करेगी और फिर डीडीए से ही डॉक्यूमेंट बन के आएगा। यहां मानवी का रोल खत्म हो चुका है। किरण के नाम पे कर देंगे, जीपीए तो मानती नहीं है। नहीं मानती है, जीपीए डॉक्यूमेंट के सारे वो प्रूफ मांगेगी, और जीपीए लीगल डॉक्यूमेंट है, बट वो एज अ मतलब क्या है कि आप उस जीपीए में लिखा होगा कि आप फ्री होल्ड भी करवा सकते हो, आपने उसको अथॉरिटी दी होंगी सारी। अगर आपने अथॉरिटी दे रखी है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो क्या दिक्कत है डीडीओ करने में? हाँ, यस, इस जीपीए के साथ एक एसपीए भी किया होगा आपने स्पेशल, कि भी आप डीडीए से जाके इसको फ्री होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इस केस में जब यहां से जीपीए से ये फ्री होल्ड करवाएगी किरण, तो चौथा डॉक्यूमेंट इसमें बनेगा कन्वेंस डीड। इसको हिंदी में वैसे हस्तांतरण लिखते हैं। या आप फ्री होल्ड डीड समझ लो। अगर ये डीड है हमारे पास और वो अगर किसी को हम बेच रहे हैं, तो डीडीए ये बोलेगी कि फ्री होल्ड कर लो, परमिशन नहीं देगी बेचने की। ठीक है, ये तो यहाँ जीपीए मैंने बीच में घुसा दिया कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन हमारे पास इस तरीके से आएंगी, ज्यादातर आएंगी, बट ऐसे भी केस मिलेंगे जहां उसने मानवी के नाम पे प्रॉपर्टी थी और उसने किसी को नहीं बेची, उसी ने डीडीए से फ्री होल्ड करवा लिया। जो नॉलेज किरण को आया था कि भाई प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं, तो वो मानवी ने ही फ्री होल्ड अपने नाम पे करवा लिया और मानवी ने ही वो बेनिफिट उठा लिया फ्री होल्ड करवा के। ठीक है, अब मानवी ने आगे वो प्रॉपर्टी शालिनी को बेच दी। अब यहां से क्या डॉक्यूमेंट शुरू होंगे? यहां से फर्दर सेल डीड। ठीक है, एक बात बताइए, कन्वर्स फ्री होल्ड डीड। वो किरण के नाम से हो जाएगा। हाँ, नहीं, अगर किरण इन्वॉल्व है बीच में जीपीए में, तो किरण के नाम से आएगा। अदरवाइज मानवी ने अगर मान लो कोई किसी को इन्वॉल्व ही नहीं किया, शुरू से मानवी ही मालिक है और मानवी ही अप्लाई कर रही है, ओरिजिनल अलॉटी जो है, इसको हम ओरिजिनल अलॉटी का बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल अलॉटी कौन था जिसके नाम पे अलॉटमेंट आई? तो मानवी के नाम पे अलॉटमेंट थी, मानवी के नाम पे ही सारे डॉक्यूमेंट थे लीज डीड तक, और मानवी ने ही फ्री होल्ड करवा लिया। अगर मानवी ने बीच में जीपीए कर दिया किरण के नाम पे, तो फिर किरण के नाम पे फ्री होल्ड डीड आएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर मानवी ने जीपीए के तौर पे प्रॉपर्टी बेची है, यानी कि साथ में एग्रीमेंट टू सेल, रिसीट और विल वगैरह की है, पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन जीपीए वाली हुई है, चारों डॉक्यूमेंट वाली, तो फ्री होल्ड डीड आएगी किरण के नाम पे। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि मानवी होगी अमेरिका में शिफ्ट, वहां अमेरिका में रहने लगी, उसने पावर दे दी कि तू मेरे नाम से प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करवा ले और इसको बेच के मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे। तो यहां वो सिर्फ एक अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगी, सिर्फ जीपीए की है या एसपीए सिर्फ की है, उसमें एटीएस और विल और रिसीट इन्वॉल्व नहीं है। तो वो सिर्फ एक अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया कि मेरे बिहाफ पे तू साइन कर दे जाके बस, क्योंकि मैं फिजिकली यूएस से, अमेरिका से आके यहाँ साइन नहीं कर सकती, ये जो फॉर्मेलिटी है फ्री होल्ड की वो नहीं कर सकती।